योर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम मॉक टेस्ट थर्ड सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रहने वाले हैं। एमपी सीएचओ का ऑफिशियल सिलेबस आ गया है। हरियाणा सीएचओ में उन्होंने सिलेबस ऑलरेडी बता के रखा है कि 60% नर्सिंग सब्जेक्ट से आना है। त्रिपुरा सीएचओ का एग्ज़ाम भी है, तो अप्रैल में आपके अलग अलग स्टेट वाइज सीएचओ के एग्ज़ाम हैं। तो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो भी एमसीक्यूज़ क्विज लिए गए हैं सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एंड यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के साथ साथ कुछ क्वेश्चन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के भी ऐड किए गए हैं। तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहें। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारी ऑफिशियल ऐप मेडिकल एंड नर्सेस हब ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो जाकर प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, जहाँ से आपको जो आपका सिलेबस है सीएचओ का, एमपी सीएचओ का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग पूरी 13 सीरीज़ जो मैंने आपको प्रीवियसली लास्ट मंथ में पढ़ाई हैं फरवरी में, वो पूरी 13 सीरीज़ मैंने वहाँ पर अपडेट कर दी हैं। तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं, पूरे पेपर्स ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए सीएचओ का एग्ज़ाम देने वाले हों, सभी पेपर वहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ ऐप आपने यदि अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। चैलेंजिंग क्विज है वहाँ पर जो आप खेल सकते हैं। हाँ, बात अलग ये है कि जो भी लोग वहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उनको वहाँ पर उनके आंसर शो हो रहे हैं, बाकी आप चैलेंज क्विज भी वहाँ पर खेल सकते हैं। सिलेबस क्या है, हर एक अपडेट आपको ऐप पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर जो मॉक टेस्ट थर्ड हम सॉल्व करने वाले हैं, ऑलरेडी हम 13 जो मॉक टेस्ट हैं, जब एनवीएस का पेपर हुआ था जब हमने किए, देन आफ्टर सीएचओ के और एनवीएस के उस टाइम पर मैंने स्टार्ट किए थे, देन अगेन न्यू क्वेश्चंस के साथ नई सीरीज स्टार्ट की है। तो ये थर्ड टेस्ट है। साथ ही साथ जो आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, फैमिली प्लानिंग है, तो ये सभी आपके लिए सेपरेट क्लास में सभी चीज़ें हैं जो कंप्लीट करवाई जा रही हैं। तो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन है अ नर्स इज केयरिंग एन एनीमिक पेशेंट, व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट है दैट इट इज़ एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। तो यहाँ पर एक नर्स है जो कि एक एनीमिक पेशेंट की केयर कर रही है, तो कैसे फाइंड आउट करेगी कि जो एनीमिया हुआ है किसके कारण हुआ है, एक्यूट ब्लड लॉस के कारण हुआ है। ऑप्शन में है यहाँ पर एक्सटर्नल डिस्निया, इजी फटीग ऑन एक्सर्शन, ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट, या फिर पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो यहाँ पर जो पेशेंट यदि एनीमिक पेशेंट की केयर कर रही है और उसको एनीमिया किसके कारण हुआ है, एक्यूट ब्लड लॉस के कारण, कुछ ब्लीडिंग के कारण या फिर कुछ एक्सीडेंटल के कारण जो ब्लड लॉस हुआ है, तो कैसे पता करेगी कि ये क्या है, एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया है। तो यहाँ पर जो एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया का जो साइन है यहाँ पर वो क्या होगा, वो होगा पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब होता है जब आप सडनली खड़े हो, लेटे हों या फिर बैठे हो, सिटिंग और लाइंग डाउन पोजीशन में, और आप सडनली यदि स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, जिसको एक मेन रीज़न तो एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया होगा। न्यूट्रिशनल एनीमिया के कारण ये सिचुएशन डेवलप होती है, बट जो मोस्ट कॉमन साइन यहाँ पर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, वो क्या होगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट इज फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड नर्स मॉनिटर अ पेशेंट व्हेन एन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज यूज्ड टू इंड्यूस द लेबर। तो लेबर को इंड्यूस करने के लिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को प्रॉपर लाने के लिए ऑक्सीटोसिन को इन्फ्यूज़ किया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करने के बाद आपको क्या कॉम्प्लिकेशन है जो कि मॉनिटर करते रहना है। आपने लेबर इंड्यूस किया है ऑक्सीटोसिन से, तो क्या कॉम्प्लिकेशन है जो आपको यहाँ पर मेंटेन या फिर मॉनिटर करके रखना है। तो ऑप्शन में है इंटेंस पेन, यूट्राइन टेटेनी, हाइपोग्लाइसीमिया, या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको मॉनिटर करके रखनी है, कॉम्प्लिकेशन मॉनिटर करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के, तो यहाँ पर जो एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस होंगे वो कौन से होंगे, तो वो होंगे यूट्राइन टेटेनी। तो यूट्राइन टेटेनी का मतलब होगा कि जो कॉमनली एक्टिविटी जो पेन आते हैं, जो इंटेंसिटी होती है लेबर पेन में, वो सही होगी, लेकिन जब एक कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन टेटेनी में क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन है लॉन्गर देन 90 सेकेंड्स तक रहे, या फिर यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन भी होने के चांसेस रहते हैं, इसके कारण यूट्रस रप्चर भी हो सकती है। तो इन कॉम्प्लिकेशन को मेजर करके रखना है। यदि आपको ऑप्शन में यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन हो, यूट्राइन टेटेनी हो, या फिर यूट्राइन रप्चर हो, तो इनको आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में यूट्राइन टेटेनी में क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे
लॉन्गर देन 90 सेकेंड्स के रहेंगे तो इन कॉन्ट्रैक्शंस को क्या कहा गया है, यूट्राइन टेटेनी और ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करने का एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज मैटरनिटी नर्स मस्ट बी अवेयर दैट स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी इज डन एट। तो प्रेगनेंसी में आपको यदि डायबिटीज़ मेलाइटिस डायग्नोस करना है तो टेस्ट है, स्क्रीनिंग है, कब करवाई जानी चाहिए, 6 to 17 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 18 to 23 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 24 to 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन या फिर 29 to 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो यहाँ पर यदि आपको डायबिटिक मेलाइटिस के लिए स्क्रीनिंग करवानी है तो एज अ नर्स आप कब है जो स्क्रीनिंग करवाएंगे, तो आप करवाएंगे 24 to 28 वीक्स में। कब, 24 to 28 वीक्स में फाइंड आउट करवाएंगे कि मदर डायबिटिक है या नहीं। नेक्स्ट इज नर्स वर्किंग इन एन ऑपरेशन थिएटर मस्ट नो द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन विथ निडल स्टिक इंजरी इज अबाउट। तो यदि आप OT में काम करते हैं एज अ नर्स, एज अ CHO, तो आपको पता होना चाहिए कि HIV से जो निडल स्टिक इंजरी होती है वो कितने % होने के चांसेस होते हैं, 1/100, 1/200, 1/300 या फिर कितने % चांस होंगे निडल स्टिक इंजरी के HIV को लेके। तो ऑप्शन में है 1/100, 1/200, 300 या फिर 400। तो जनरली 0.3% से भी कम चांस होते हैं किसके, HIV के लिए निडल स्टिक इंजरी से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 1/300। 300 में से कोई एक केस ऐसा हो सकता है कि HIV हो जाए निडल स्टिक इंजरी से, निडल प्रिक हो जाए बाय चांस HIV पॉजिटिव पेशेंट की। तो चांस कितने हैं, 1/300, मतलब 300 में से एक में। नेक्स्ट इज a nurse is caring for a patient with swine flu and she has to give the drug of choice for swine flu and it is। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। ऑप्शन में एसाइक्लोविर, ओडेफोविर, सिडोफोविर या फिर ओसेल्टामिविर। तो जो मेडिसिन यहाँ पर किसके लिए है, स्वाइन फ्लू क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। तो स्वाइन फ्लू के लिए जो मेडिसिन दी जाएगी, ड्रग ऑफ चॉइस दी जाएगी, वो क्या होगी, होगी ओसेल्टामिविर, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है। और स्वाइन फ्लू जनरली इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, तो आपको याद रखना है स्वाइन फ्लू का जो इन्फेक्शन है पिग्स के थ्रू तो होता ही, बट जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस। और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो वो है ओसेल्टामिविर। नेक्स्ट इज एन इन्फेंट इज बॉर्न प्रीसिपिटेसली आउटसाइड द लेबर रूम, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो एक इन्फेंट है जिसकी डिलीवरी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक डिलीवरी लेबर रूम के बाहर ही हो गई है, लेबर रूम तक आप उसको नहीं लेके जा पाए, डिलीवरी आउटसाइड ही हो गई, हो सकता है हॉस्पिटल के बाहर हो गई हो। तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा, टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, एस्टेब्लिश एन एयरवे फॉर द न्यूबॉर्न, ascertain the condition of the uterine fundus, arrange transport for mother and infant to the birthing unit। तो ऐसे केस में यदि लेबर रूम के बाहर, रोड साइड या फिर कहीं पर भी यदि डिलीवरी हो जाती है तो आपका जो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन होगा वो क्या होगा। यदि आपको ऑप्शन में है एयरवे मेंटेन करना, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है, तो इन दो में से आप किसको मार्क करेंगे। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज बात आती है तो वो होगा आपको एयरवे मेंटेन करना है, देन आफ्टर आप अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी, एस्टैब्लिश एन एयरवे फॉर द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नर्स प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट फॉर डिटरमाइनिंग एन अपगार स्कोर। तो आप यदि एज अ नर्स अपगार स्कोर चेक करते हैं न्यूबॉर्न बेबी का, 2 बार किया जाता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड आफ्टर 5 मिनट। तो यहाँ पर अपगार स्कोर यदि चेक किया जा रहा है न्यूबॉर्न बेबी का, तो यहाँ पर फर्स्ट चीज़ है जो आप क्या चेक करेंगे, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम या फिर इवैल्यूएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर अपगार स्कोर में क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, एक्टिविटी, पल्स, ग्राइमेसी मतलब रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, अपीयरेंस दैट मीन्स स्किन कलर एंड रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे हार्ट रेट। क्या चेक करेंगे, हार्ट रेट। और यहाँ पर जो पॉइंटिंग दी जाती है आपको एग्जाम में आती है कि नॉर्मली अपगार स्कोर की जो स्कोरिंग कितनी होती है, 7 to 10 तक, मैक्सिमम 10, 7 to 10 तक। यदि बच्चे का अपगार स्कोर 4 to 6 है, दैट मीन्स बच्चा क्या है, मॉडरेटली डिप्रेस्ड है।
और यदि सीवियरली डिप्रेस्ड है तो 0 to 3। अब अबगार स्कोर में जो फर्स्ट क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के लिए बात होती है तो आप सबसे पहले हार्ट रेट को चेक करेंगे। अबगार है जो स्कोर किसने दिया था, तो दिया था वर्जीनिया ने, डॉक्टर वर्जीनिया ने, तो उनका नाम आपको याद रखना है। और आफ्टर डिलीवरी बेबीज़ की जो हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, पल्स रेट है जिसको हम कहेंगे, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज पेशेंट ऑन एनालप्रिल एंड डायूरेटिक थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर, नर्स शुड नोटिफाई द फिजिशियन दैट द थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव व्हेन शी फाइंड्स। यदि पेशेंट को क्या दिया जा रहा है, डायूरेटिक थेरेपी पर है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उसको एनालप्रिल दी जा रही है, डायूरेटिक दिया जा रहा है, तो आप पेशेंट में क्या चीज़ें हैं जो फाइंड आउट करेंगे कि ये मेडिसिन इफेक्टिव नहीं होंगी। ड्राई कप, स्किन रैशेस, ऑडिमा ऑन द लेग्स, पोस्चरल फॉल इन ब्लड प्रेशर। तो जो मेडिसिन है एनालप्रिल क्या है, एक ऐसी इनहिबिटर्स मेडिसिन है, जनरली हाई ब्लड प्रेशर को, डायबिटिक, किडनी डिसीज, हार्ट फेलियर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। और ये जनरली डायूरेटिक, फ्रूसेमाइड या फिर जो भी डायूरेटिक कैटेगरी की मेडिसिन है उनके साथ इसको यूज़ किया जाता है। तब यदि आप एनालप्रिल और डायूरेटिक दे रहे हैं तो आप यदि पेशेंट में एडिमा ऑन द लेग्स देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे कि मेडिसिन इफेक्टिव नहीं होगी। नेक्स्ट इज हार्ट रेट ऑफ अ हेल्दी अलर्ट न्यूनेट में रेंज बिटवीन। तो एक हेल्दी न्यूबॉर्न न्यूनेट की हार्ट रेट कितनी होगी, 120 एंड 180 बीट पर मिनट, 130 एंड 170 बीट्स पर मिनट, 100 एंड 160 बीट पर मिनट, या फिर 100 एंड 130 बीट्स पर मिनट। तो जनरली जो हार्ट रेट होती है न्यूबॉर्न बेबी की, एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की, वो होती है 120 to 160 की रेंज में। बट यहाँ पर यदि आप ऑप्शन में जाते हैं तो 120 to 160 में कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, 100 to 160 है जो यहाँ पर देन आफ्टर कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी, हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की हार्ट रेट कितनी होगी, 110 से 160 बीट पर मिनट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर दैट डज नॉट मेटास्टेसाइज कॉमनली टू द लिवर। तो कौन सा कैंसर है जो मेटास्टेसाइज का मतलब स्प्रेड नहीं होगा लिवर तक, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, कोलोन कैंसर या फिर प्रोस्टेट कैंसर। जो कैंसर मेटास्टेसाइज का मतलब होगा स्प्रेड होना, फैलना बहुत फास्ट तरीके से, इसमें सेल्स का क्या होगा, बहुत ज़्यादा तरीके से सेल्स में मल्टीप्लिकेशन होगा, बट कौन सा कैंसर है जो लिवर तक मेटास्टेसाइज नहीं हो पाएगा, तो वो होगा प्रोस्टेट कैंसर। नेक्स्ट इज इनगल्फिंग ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस बाय सेल इज कॉल्ड। इनगल्फिंग का मतलब होता है खाना। तो जो सेल्स है लिक्विड सब्सटेंस को इनगल्फ कर जाएंगी तो उसके लिए क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो टर्म दिए हुए हैं तो फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। फिर आता है यहाँ पर पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस का मतलब होगा कि लिक्विड सब्सटेंस को खाना, सेल्स जो भी लिक्विड सब्सटेंस इनगल्फ करेंगे वो क्या है, पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है a cellular process for ingesting and eliminating particles larger than 0.5 mm diameter। तो पिनोसाइटोसिस में इनगल्फ करेंगे और फैगोसाइटोसिस में जो भी लार्ज पार्टिकल होंगे उनको बाहर करेंगी। नेक्स्ट इज द सीक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल्स इज नोन एज। तो गॉबलेट सेल्स है जो किसका सीक्रेशन करती हैं, हार्मोन का, म्यूकस का, एंजाइम्स का या फिर डाइजेस्टिव जूस का। तो जो गॉबलेट सेल्स हैं ये किसका किसका सीक्रेशन करती हैं, तो ये म्यूसिन रहता है, जो म्यूकस रहेगा उसका सीक्रेशन करेंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, म्यूकस और म्यूसिन। जनरली ये म्यूसेट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं गॉबलेट सेल्स, और ये कहाँ पर पाई जाती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और डिस्टल इलियम में प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम में आ सकता है गॉबलेट सेल्स कहाँ पर होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिस्टल इलियम में, और ये क्या करती हैं, म्यूकस और म्यूसिन का सीक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोक्राइन ग्लैंड्स। तो इनमें से होलोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हैं, तो होलोक्राइन ग्लैंड्स पूछा है, ऑप्शन में स्वेट ग्लैंड्स, सेबेसियस ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स।
तो यहाँ पर कौन सी ग्लैंड है, जो हेलोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो हेलोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हैं, तो वो है सेबेसियस ग्लैंड। अब हमने अभी तक एंडोक्राइन पढ़ा है, एक्सोक्राइन पढ़ा है, मिक्स्ड पढ़ा है, बट क्या है यहाँ पर हेलोक्राइन। तो हेलोक्राइन ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, दोज ग्लैंड्स whose secretion are produced in the cytoplasm of the cells and they are released by the rupture of the plasma membrane. This results in the rupture of the cell and finally the substance are released into the lumen. जनरली जो सेल्स का ल्यूमन पार्ट होगा, यहाँ पर जो सब्सटेंस छोड़ा जाएगा तो क्या कहलाएंगे, हेलोक्राइन ग्लैंड। हेलोक्राइन ग्लैंड का जो एग्जाम्पल हो क्या है, सेबेसियस ग्लैंड। और हमने दो तरीके की ग्लैंड्स और पढ़ी हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द स्टेट इन्फेक्शन विच टिश्यू आर मोर एक्टिव। तो इन्फेक्शन की कंडीशन में कौन से टिश्यू सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, रेटिकुलर, एडिपोज टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू या फिर कोलेजनियस टिश्यू। तो यदि इन्फेक्शन की बात हो रही है तो जो रेटिकुलर टिश्यू में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज मोस्टली फाउंड इन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यदि ओनली एडिपोज टिश्यू पूछते हैं तो कहाँ पर होते हैं जनरली एब्डोमेन में, बट यदि यहाँ पर ब्राउन एडिपोज टिश्यू है तो ये किन में पाए जाएंगे, ये पूछा है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा मोस्टली फाउंड इज ऑप्शन में एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल, न्यूबॉर्न बेबीज या फिर ओल्ड एज पर्सन। तो जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू हैं, ब्राउन एडिपोज टिश्यू सबसे ज़्यादा जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें पाए जाते हैं, या फिर जो फीटल लाइफ होती है उसमें रहेंगे। ये आफ्टर दैट बहुत ही कम रहते हैं, बट मोस्टली पूछते हैं आपसे तो न्यूबॉर्न बेबी या फिर फीटल लाइफ में प्रेजेंट रहते हैं, और जो कि ऑन द बैक साइड, अपर हाफ ऑफ द स्पाइन एंड बिटवीन द शोल्डर और सराउंडिंग द किडनीज यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। किस कलर के, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पर यदि आपको न्यूबॉर्न एज ना है, न्यूनेटल पीरियड ना है, फीटल पीरियड आता है, फीटल लाइफ आती है, तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए एक्सेप्ट। तो विटामिन ए सभी में पाया जाता है किसी एक को छोड़कर। इट इज़ फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाई डोज इन प्रेगनेंसी इज टेरेटोजेनिक, सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मॉर्टेलिटी एंड मीजल्स, सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड डायरिया। तो यहाँ पर सभी पॉइंट सही है विटामिन ए को लेके किसी एक को छोड़कर। तो ये चीज़ सही है, यदि प्रेगनेंसी में विटामिन ए ज़्यादा दे दिया जाता है तो टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगा। दैट मीन्स प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को हार्म करेगा, तो क्या है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट। और मीजल्स, जब मीजल्स वैक्सीन दी जाती है, MMR वैक्सीन दी जाती है 9 मंथ के बाद, तब साथ में विटामिन ए सप्लीमेंट्स भी दिया जाता है। तब ये क्या करेगा, मीजल्स के थ्रू होने वाली मॉर्टेलिटी रेट को भी कम करेगा। यदि डायरिया है तो मॉर्बिड सिचुएशन को भी रिड्यूस करने का काम करेगा। बट ये सबसे ज़्यादा है जो विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कहा है, बट जनरली जो भी ऑरेंज कलर के फ्रूट्स रहेंगे, वेजिटेबल्स होंगी, कैरेट्स होंगी, उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऑक्सीजन थेरेपी यदि किसी पेशेंट को दी जा रही है तो एज ए नर्स आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमिडिफायर लगाया जाता है साथ में, वो क्यों लगाया जाता है। जो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर देखे होंगे वहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन के लिए वाटर है जो यूज़ किया जाता है, स्टिल वाटर। तो यहाँ पर एक क्यों किया जाता है, ऑक्सीजन इज अ हॉट एयर एंड इट में बर्न द ट्रैकिया, ऑक्सीजन इज अ ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस, ऑक्सीजन इज इजीली अब्जॉर्ब बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन एड H टू इट, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करके है जो एक लिक्विड करके है जो क्यों एडमिनिस्टर किया जाता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ड्राई गैस है, और ये जो म्यूकोसा है उसको, म्यूकस को थिक तो करेगी, साथ ही साथ ट्रैकिया को भी इरिटेट करने का काम करेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, ऑक्सीजन इज अ ड्राई गैस एंड इट थिकन्स द म्यूकस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो कौन सा है, IUCD का, ट्यूबल प्रेगनेंसी, रप्चर ऑफ द यूट्रस, एक्सपल्सन ऑफ द डिवाइस, या फिर एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो यहाँ पर कॉमन साइड इफेक्ट की बात हो रही है तो पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है,
डिवाइस बाहर आ सकती है, बट मोस्ट कॉमन चीज़ पूछिए तो वो है ब्लीडिंग। वो क्या होगा आंसर आपका यहाँ पर? एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। नेक्स्ट इज टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर नर्स शुड टेप। तो यूरिनरी कैथेटर को बाहर निकलने से बचाने के लिए, पुलिंग आउट से रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन में अपर थाई, लोअर थाई, या फिर हिंड लेग, या फिर फुट। तो यूरिनरी कैथेटर को आप कहाँ पर टेप करेंगे जिससे बाहर ना निकल पाए? अपर थाई में, लोअर थाई में, हिंड लेग या फिर फुट में? तो आप यूरिनरी कैथेटर को कहाँ पर है जो टैप कर सकते हैं? अपर थाई में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर विच नर्स मस्ट मॉनिटर प्रीटर्म इन्फेंट। तो जो प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, प्रीटर्म का मतलब है ऐसे बेबीज जो बिफोर 37 वीक्स के डिलीवर हो गए हैं, उनको क्या टर्म यूज़ किया गया? प्रीटर्म इन्फेंट। तो प्रीटर्म इन्फेंट में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होने के चांसेस रहेंगे? हेमरेज, ब्रेन डैमेज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या फिर एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस। तो यहाँ पर जो चीज़ डेवलप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे वो होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। प्रीटर्म इन्फेंट में क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। अब यहाँ पर जो प्रीटर्म बेबीज़ होते हैं, एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पर बनता है कि प्रीटर्म बेबीज़ में जब ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है बाहर से, क्योंकि वो प्रॉपर उनके लंग्स उतने मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। तो उस ऑक्सीजन की सप्लाई के कारण जो रेटिनोफाइब्रोप्लासिया की कंडीशन होती है वो क्यों होती है? क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है किसमें? प्रीटर्म बेबीज़ में, और या फिर जो बिफोर 37 वीक कंप्लीट किए हुए डिलीवर हो गए, लंग मैच्योर नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर से दी जाती है, और उसके कारण जो सिचुएशन डेवलप होती है उसको क्या कहा जाता है? रेटिनोफाइब्रोप्लासिया। यहाँ पर जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है प्रीटर्म इन्फेंट का वो क्या? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट वन इज हाउ लॉन्ग शुड अ नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। तो यदि किसी का आप ओरल टेम्परेचर लेना है और उसने कुछ ठंडी चीज़ पी ली है, ठंडा मिल्क पी लिया है, तो आप कितने टाइम तक वेट करेंगे? देन आफ्टर आप ओरल टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे? 5 to 10 मिनट, 10 to 20 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स, या फिर 30 to 40 मिनट। तो यदि हॉट हो या फिर कोल्ड हो तो आपको वेटिंग टाइम पूछा जाता है, तो कोल्ड या फिर हॉट के लिए 10 से 20 मिनट तक आप वेट करेंगे। अदरवाइज यदि आपने किसी पेशेंट ने ठंडा दूध पिया या फिर गर्म चाय पी ली तो क्या होगा? जो रीडिंग होगी ओरल टेम्परेचर की वो फॉल्स आ सकती है। हो सकता है कोल्ड यदि आपने पिया है तो रीडिंग कम आएगी, यदि हॉट मिल्क पी लिया है तो रीडिंग ज़्यादा आएगी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? 10 से 20 मिनट तक वेट करना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स अ नर्स हैज़ टू कंसिडर एज एन इंडिकेटर ऑफ गुड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर कौन सा है जो कि गुड न्यूट्रिशन का एक साइन है? एल्ब्यूमिन इन लेवल 2.5 ग्राम पर DL, प्री एल्ब्यूमिन इन लेवल 18 mg पर DL, ट्रांसफेरिन लेवल 244 mg पर DL, या फिर टोटल लिम्फोसाइट्स 1900 माइक्रो पर लीटर। तो यहाँ पर गुड न्यूट्रिशन का जो साइन है वो है ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट काउंट 1900 माइक्रो लीटर। नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट आर्टरी फाउंड इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन इज। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी आर्टरी कौन सी है? अओर्टा, वेना केवा, कैपिलरीज, या फिर वेसिकल्स। तो लॉन्गेस्ट आर्टरी जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पर अओर्टा। नेक्स्ट इज ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? मतलब ब्लड का रिजर्वर किसको कहा जाएगा? स्प्लीन को, लिवर को, बोन को, या फिर किडनी को। तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड का रिजर्वर या फिर ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? स्प्लीन के लिए। इनकेस कोई हेमरेज होता है या फिर कोई अदर सिचुएशन होती है तो जो स्प्लीन में स्टोर होगा ब्लड वहाँ पर जाकर फ्लो होने लगता है, तो इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। नेक्स्ट इज रेड ब्लड कार्पसेल्स इज ऑल्सो नोन एज। रेड ब्लड कार्पसेल्स को क्या टर्म है जो यूज़ किया जाता है? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, या फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाता है वो क्या होगा? वो होगा रेड ब्लड सेल्स के लिए, रेड ब्लड कार्पसेल्स के लिए एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट इज ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो ग्रेवयार्ड का मतलब है कब्रिस्तान। तो जो रेड ब्लड कार्पसेल्स है, रेड ब्लड सेल्स हैं, RBCs हैं, उनका ग्रेवयार्ड और कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? ऑप्शन में स्प्लीन, लिवर, बोन, या फिर किडनी।
तो ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स कहलाता है स्प्लीन। क्या कहलाता है? स्प्लीन। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ विच टाइप ऑफ WBC इज ग्रेटेस्ट इन ब्लड ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सी WBC पाई जाती हैं? न्यूट्रोफिल्स, वेसोफिल्स, मोनोसाइट्स या फिर वेसोफिल। तो यहाँ पर जो WBC सबसे ज़्यादा है ह्यूमन ब्लड में वो क्या है? न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट इज अ पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। तो AB ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहा जाता है? ऑप्शन में है लैक ऑफ एंटीजन इन हिज ब्लड, लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, लैक ऑफ बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, या फिर प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड। तो AB ब्लड ग्रुप वालों के लिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके ब्लड में एंटीबॉडीज नहीं होती हैं या फिर बहुत ही कम होती हैं। तो आंसर होगा आपका बी, लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड। नेक्स्ट इज द ड्रग यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। TB के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली सभी मेडिसिन है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है डेप्सोन, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटल या फिर आइसोनियाजिड। तो बात यदि हम ट्यूबरक्लोसिस की कर रहे हैं तो ट्यूबरक्लोसिस की जो मेडिसिन है डॉट्स थेरेपी की, उनके साइड इफ़ेक्ट जनरली एग्जाम्स में आते हैं आपको। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटल, आइसोनियाजिड, बट डेप्सोन यहाँ पर नहीं है। डेप्सोन लेप्रोसी के ट्रीटमेंट की ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट इज अ नर्स मस्ट बी अवेयर दैट ईटिंग मेज अलोन में लीड टू। तो एक नर्स को पता होना चाहिए जो मैज़े है उसको यदि आप खाते हैं तो ये क्या सिचुएशन, लॉन्ग टाइम तक खाते हैं, ऐसा नहीं एक दो बार खाने में हो जाए, क्या सिचुएशन डेवलप होगी। ऑप्शन में वेरी वेरी, पेलाग्रा, स्कर्वी या फिर फाइनोडर्मा। तो यहाँ पर जो चीज़ डेवलप होगी वो क्या होगी? मैजिक को अकेले खाने से वो होगी पेलाग्रा। क्या होगी? पेलाग्रा। पेलाग्रा नियासिन की कमी के कारण होगा। पेलाग्रा के 4D सिम्टम्स एग्जाम में आते हैं, डिलीजन, डायरिया, डिमेंशिया एंड डेथ। ये 4D सिम्टम है जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट जिंक फॉस्फाइड इज एन एफिशिएंट। जिंक फॉस्फाइड क्या है? रोडेंटिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, बैक्टीरिसाइड है, पर डिसइंफेक्टेंट है। तो जिंक फॉस्फाइड है क्या है? रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड्स का मतलब जो रोडेंट्स हैं, चूहे स्पेशली जो चूहे हो गए, छछूंदर हो गई, इनको मारने का काम कौन कर सकता है? जिंक फॉस्फाइड। तो इसको क्या कहा गया? रोडेंटिसाइड। नेक्स्ट इज लिंडेन इज़ा। तो लिंडेन क्या है? DDT, BHC, मेलाथियोन या फिर फेनिथियोन। तो यहाँ पर जो लिंडेन है वो क्या है? लिंडेन है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड और लिंडेन, जो कि एक इंसेक्टिसाइड्स है जिसको जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज द टाइगर मॉस्क्यूटो इज। टाइगर मॉस्क्यूटो कौन सा मॉस्क्यूटो है इनमें से? तो ऑप्शन में एनाफ्लीस, क्यूलेक्स, एडीज या फिर मैंसोनिया। तो टाइगर मॉस्क्यूटो किसको कहा गया है? एडीज को। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो ब्लैक और वाइट कलर का पैटर्न होता है, स्ट्रिप रहेंगी, उसके कारण इसको क्या कहा गया है? टाइगर मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच वेस्ट इज डिस्पोज्ड अलॉन्ग विथ नाइट सॉइल इज नोन एज। तो जो डिस्पोज करने की जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज करने की एक मेथड है जिसमें मटेरियल को, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज किया जाता है रात के अंधेरे में, वो क्या कहलाता है? डंपिंग, टिपिंग, कंपोस्टिंग या फिर इंसिनरेशन। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाएगा जिसमें जो भी मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, उसको रखा जाएगा, देन आफ्टर उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? कंपोस्टिंग। नेक्स्ट इज आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड। तो कौन सी आर्टरी है जो ब्लड की सप्लाई करेगी कहाँ पर? हार्ट के लिए। ऑप्शन में कोरोनरी, पल्मोनरी, फीमोरल या फिर रेडियल। तो जो आर्टरी ब्लड की सप्लाई हार्ट तक करेगी वो क्या है? कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कैन बी यूज्ड इन एंटी कोआगुलेंट। तो यहाँ पर कौन सा केमिकल है जो कि एंटी कोआगुलेंट है? ऑप्शन में सोडियम सिट्रेट, कैल्शियम, सोडियम नाइट्रेट या फिर हेपेरिन। तो एंटी कोआगुलेंट केमिकल कौन सा है? तो वह सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट इज द सेल्स विच हैव लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन का मतलब है
कि जो सेल्स है वो दोबारा से दोबारा से बहुत ही स्लो बनेंगी, रीजनरेट होंगी। तो यहाँ पर सबसे लीस्ट का मतलब है सबसे कम। ऑप्शन में सेल्स ऑफ ब्रेन, सेल्स ऑफ बोन, सेल्स ऑफ हार्ट या फिर सेल्स ऑफ किडनी। तो सबसे फास्ट रीजनरेशन कैपेसिटी किसकी होती है? लिवर सेल्स की। बट यदि लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी की बात होती है तो किसकी होती है? ब्रेन की। जो ब्रेन की सेल्स है उनमें रीजनरेशन की क्षमता बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। बट यदि हाई रीजनरेशन और सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी पूछते हैं तो किसकी होती है? लिवर की। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज। तो ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स या फिर ऑब्लांगेटा। तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? ह्यूमन ब्रेन का सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अकॉर्डिंग टू द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हेल्थ इज कंसिडर्ड एज। तो हेल्थ के हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो यहाँ पर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो हेल्थ को क्या कंसीडर किया गया है? एन एब्सेंस ऑफ अ डिसीज, प्रॉपर एडिक्वेट एनवायरनमेंट, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, या फिर अ साउंड बॉडी एंड अ साउंड माइंड, लिविंग विथ अ साउंड फैमिली सराउंडेड बाय अ साउंड एनवायरनमेंट। तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ को क्या कंसीडर किया गया है? साउंड बॉडी इन अ साउंड माइंड एंड लिविंग इन अ साउंड फैमिली सराउंडेड बाय अ साउंड एनवायरनमेंट। तो क्या है? होलिस्टिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन भी हो जाती है यहाँ पर कि अच्छी बॉडी में अच्छा दिमाग है जो रहेगा, साथ ही साथ आपके आसपास का जो वातावरण है, फैमिली है, वो भी शांत रहेगी। तो यहाँ पर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हो गया हेल्थ की साउंड बॉडी एंड अ साउंड माइंड, साउंड फैमिली एंड अ साउंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर वॉज इंडिया डिक्लेयर्ड द स्मॉल पॉक्स फ्री। तो भारत को स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया गया था? 1966 में, 1977 में, 1985 में या फिर 1987 में। तो इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया गया था? 1977 में। और जो डिक्लेरेशन है कौन देता है? देता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और कब दिया जाता है? जब किसी भी देश में एटलीस्ट 3 साल तक कोई भी नया केस ना आया हो, तब उस देश को क्या कर दिया जाता है? डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वहाँ पर ये डिसीज़ नहीं है। तो इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेरेशन कब मिला? 1977 में। नेक्स्ट इज एट व्हाट पॉइंट इन द टाइम इज द पॉपुलेशन असेस्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट के लिए कौन सी जो डेट है फिक्स की गई है? 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 जुलाई या फिर 30 जून। तो ये क्वेश्चन आपका डेमोग्राफी में भी ऐड हो सकता है। जो डेमोग्राफिक के जो 5 नंबर के क्वेश्चन आपको आने हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने हैं आपको। तो जो CBR है, क्रूड बर्थ रेट है, इसके लिए कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ किया जाता है? तो वो है 1 जुलाई। क्या है? 1 जुलाई। नेक्स्ट इज हु प्रोपाउंडेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। तो जर्म थ्योरी है जो डिसीज की, किसने दी है? ऑप्शन में है यहाँ पर रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, ल्यूवेनहॉक या फिर एम्ब्रॉयस पैरे। तो जर्म थ्योरी दी है डिसीज की, दी है किसने? लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट वन इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन अ कंट्री इज। तो गुड इंडिकेटर क्या है? किसके लिए? अवेलेबिलिटी के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए और इफेक्टिवनेस को पता करने के लिए। किसकी? कि इंडिया की या फिर किसी भी देश का हेल्थ केयर सर्विसेज किस टाइप की हैं। किससे पता करेंगे हम? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट से, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट से, हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी रेट से या फिर डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर डेली से। तो यहाँ पर जो गुड इंडिकेटर होगा वो क्या होगा? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होगी। जिस भी देश की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट अच्छी है, दैट मीन्स कम है, हम ये कह सकते हैं कि यदि सिंगल डिजिट्स में भी है तब वहाँ का जो हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है? बहुत ही टॉप लेवल पर है। तो यहाँ पर गुड इंडिकेटर का जो सबसे सही चीज़ किससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट से। और सबसे ज़्यादा एट प्रेजेंट यदि लास्ट टाइम SRS डेटा को हम देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वाला स्टेट रहा है वो कौन सा था? वो था मध्य प्रदेश। इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्फेंट की डेथ कहाँ पर हुई है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इज
द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन सिम्टम ऑफ अ डिसीज इज नोन एज। बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है कि वो टाइम पीरियड इंटरवल आपको बताना है जब कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आपकी बॉडी में एंटर होता है और अपने पहले फर्स्ट साइन सिम्टम शो करेगा, क्या कहलाएगा? ऑप्शन में टर्मिनल पीरियड, लेटेंट पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड या फिर इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये टाइम पीरियड जब आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट एंटर होगा, फर्स्ट साइन सिम्टम शो करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिनोमिनेटर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। तो डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर हमने दोनों पढ़े हैं, तो जो डिनोमिनेटर है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो का वो क्या है? मिड ईयर पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इन द सेम एरिया एंड द सेम ईयर, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, या फिर टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम एरिया एंड सेम ईयर। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो का क्या पूछा है? डिनोमिनेटर पूछा है यदि, तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम एरिया। मॉर्टेलिटी रेशियो का जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा? होगा टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम एरिया एंड द सेम ईयर। नेक्स्ट है यहाँ पर एन इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस इज डन बाय PHC ऑफ मेडिकल ऑफिसर। तो PHC का जो मेडिकल ऑफिसर है वो किस टाइप की डिसीज़ को कंफर्म कर सकता है, डायग्नोस कर सकता है? प्रिजम्पटिव, सिंड्रोमिक, कंफर्म्ड या फिर लेबोरेटरी। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट के तहत जो PHC का मेडिकल ऑफिसर है वो कौन सी डिसीज़ डायग्नोस कर सकता है? प्रिजम्पटिव, मतलब कि जो डिसीज़ वहाँ पर होने वाली है उनको प्रिज्यूम कर सकता है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस वो नहीं बता सकता है। तो यहाँ पर जो डिसीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट है उसके तहत PHC मेडिकल ऑफिसर किस टाइप की डिसीज़ को डायग्नोस कर सकता है? प्रिजम्पटिव को। नेक्स्ट इज व्हेन अ डिसीज इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट विद इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया इट इज़ कॉल्ड। जब कोई डिसीज़ एक जियोग्राफिकल एरिया में हो तब उसके लिए क्या कहेंगे? एपिडेमिक डिसीज़, स्पोरेडिक डिसीज़, पैंडेमिक डिसीज़ या फिर एंडेमिक डिसीज़। तो एक जो जियोग्राफिकल एरिया को बस कवर कर रही है तो क्या है? एंडेमिक डिसीज़ क्या होगी? एंडेमिक। बट यदि ये किसी ज़्यादा कम्युनिटी को अफेक्ट करती है तो एपिडेमिक, और यदि पूरे वर्ल्ड वाइड को अफेक्ट करेगी तो पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन टू प्रोवाइड वार्मथ फॉर स्टेबल लो बर्थ वेट इन्फेंटिज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन मतलब कि बहुत ही कम पैसों में या फिर कॉस्ट इफेक्टिव है, साथ ही साथ न्यूबॉर्न में जो लो बर्थ वेट बेबीज है जिसका वेट 2.5 kg से कम है लेकिन वो क्या है? स्टेबल सिचुएशन में है, तो उसको वार्म रखने के लिए कौन सी पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर अपनाए जाएंगे? रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, कंगारू मदर केयर या फिर फोटोथेरेपी। तो कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बेबी जो लो बर्थ वेट बेबी स्टेबल सिचुएशन में भी है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? कंगारू मदर केयर बेस्ट ऑप्शन होगा। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है 0 रुपीज़ में, बहुत ही कम में या फिर 0 कह सकते हैं हम। कंगारू मदर केयर के थ्रू लो बर्थ वेट बेबीज़ को हम गर्माहट दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का एलिमेंट्स कौन सा नहीं है? ऑप्शन में इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज या फिर हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए आप लोग, जहाँ से आपको हर एक स्टेट के CHO के पेपर मिलेंगे, चाहे MP के हों या फिर अलग स्टेट के। सीरीज़ भी वहाँ पर अपडेट कर दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।